गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स की मूल्यांकन कार्यपत्रक डिस्कस करेंगे। कार्यपत्रक एक है जो 27 जुलाई के लिए आपको ये करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। आपको हर क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD करके, और हर विकल्प के आगे देखिए ये सर्कल दिया गया है। ठीक है, तो इन चारों में से आपका एक आंसर सही है। जो भी आंसर ठीक हो उस आंसर के सामने सर्कल को आपको या तो पेन, मान लो ये सही है तो पेन या पेंसिल से भरना है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 8200 रुपये है। यदि किसी कारखाने में 45 कर्मचारी हैं तो वेतन पर होने वाला कुल व्यय क्या होगा। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, औसत मासिक वेतन, मासिक मतलब महीने का वेतन दिया गया है कर्मचारी का, और कुल कर्मचारी हैं 45। आपको वेतन पर होने वाला व्यय मतलब कुल खर्चा बताना है कि वेतन पर कितने रुपए लग रहे हैं। इसको एक बार मैं शॉर्ट एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, छोटा सा एग्जांपल। जैसे क्लास में अगर 3 बच्चे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, और 10 नंबर का आपका पेपर है। एक बच्चे के आए 8 नंबर, दूसरे के आए 7 और तीसरे बच्चे के आए 6 नंबर। मैं कह रही हूँ कि औसत अंक बताइए। आप क्या करते हैं औसत अंक निकालने के लिए, इन तीनों बच्चों के नंबरों को जोड़ करके, और ये बच्चे कितने हैं टोटल 3, तो जितने बच्चे हैं उससे आप भाग कर देते हैं। ठीक है, जितने नंबर हैं उनका टोटल कर दिया और जितने बच्चे हैं उससे भाग कर देते हैं। तो क्या आया, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 बटा में 3, 7 जो आ गया ये औसत अंक आ गए। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 7 कि हर बच्चे के 7 नंबर तो आए ही हैं, जोड़ जो है वो 21 बैठेगा। ठीक है, तो ये होते हैं औसत अंक। इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मासिक वेतन है 8200 रुपये एक कर्मचारी का। देखो टोटल कर्मचारी 45, जैसे वहाँ कुल बच्चे 3 थे, यहाँ कुल कर्मचारी कितने हैं 45। औसत वेतन दिया है 8200, जो औसत आता है वो यहाँ रखा जाता है। ठीक है, और जो कुल व्यय होगा सभी कर्मचारी का, जो 45 कर्मचारी हैं, इस तरीके से ऐसे 45 कर्मचारियों का जो वेतन है वो यहाँ जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये 45 कर्मचारियों का वेतन है, मैंने डैश डैश डाल दिया, 45 तो बॉक्स नहीं दिखा सकती ना यहाँ। तो 45 कर्मचारियों का जो ये वेतन है ये जुड़ जाएगा। 45 से आप भाग करोगे तो ये 8200 रुपये औसत मासिक वेतन है। देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसका सोल्यूशन बताती हूँ। ये देखिए, ये औसत मासिक वेतन है 8200 रुपये, कुल कर्मचारी हैं 45, तो वेतन पर कुल व्यय कितना हो गया, जब आप 8200 को 45 से गुणा कर दोगे, और हमारा आंसर आएगा ये 3,69,000। ठीक है, तो कुल व्यय जो वेतन पर खर्च हो रहा है 45 कर्मचारी पर, जो कुल वेतन का जो खर्चा है वो है 3,69,000। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ठीक है। यहाँ से आप इसको पहले नोट कर लो। हमारा देखो सी ऑप्शन इसमें ठीक है, 3,69,000, इसको मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 4,50,772 है। सर्वेक्षण द्वारा पता चला कि प्रत्येक 14 व्यक्तियों के पीछे केवल एक व्यक्ति अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। नगर में कुल कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। जो जनसंख्या आपको दे रखी है वो दी हुई है 4,50,752। ठीक है, तो हर 14 व्यक्ति वो देखते हैं और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा निकल आता है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब इस पूरी जनसंख्या में अशिक्षित व्यक्ति निकालने हैं मुझे। हर 14 में से एक व्यक्ति अशिक्षित है, फिर मैं अगले 14 देखूंगी, फिर अगले 14, हर 14 में से एक व्यक्ति निकलता जाएगा, यानी कि 14 का ये मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 14 के पहाड़े में आना चाहिए। ये जनसंख्या जो है 14 से भाग होनी चाहिए पूरी पूरी, तब मुझे पता लग जाएगा कि कितने व्यक्ति क्या हैं अशिक्षित हैं। ये 14 को गुणा करके ही दी हुई होगी ना जनसंख्या हमें। हर 14 व्यक्ति पर एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा है। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम इसको भाग करके बताएंगे कितने व्यक्ति अशिक्षित हैं। दूसरा देखो, ये है ने लिखा है, नगर की जनसंख्या है 4,50,772, 14 व्यक्ति के पीछे अशिक्षित व्यक्ति है एक, तो कुल अशिक्षित व्यक्ति कितने हो गए। इस जनसंख्या को जब मैं 14 से भाग कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या आया, 32,198। ठीक है, 32,198 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे
नहीं है। इसको आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसको नोट कर लो। कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो 32,198 आ रहा था, पहला ऑप्शन ठीक है। अगला है एक पदी और द्विपद का गुणनफल किस में आएगा? कोई एक पद है और द्विपद हैं, उनका जो गुणनफल मतलब उनको गुणा करके जो आंसर आएगा वो क्या एक पदी आएगा, द्विपद आएगा, त्रिपद आएगा, कि कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। एक पद क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है ना, वो बीजीय व्यंजक जिसमें एक टर्म होती है। तो जैसे मैं अगर उदाहरण लूँ, एक लूँ मैं 5x और एक लूँ मैं x जमा 5 ले लेती हूँ, ठीक है। ये एक पद है और ये क्या है? द्विपद। इनको जब मैं गुणा करूँ तो आंसर किस में आता है? गुणा करके भी देख लेते हैं हम। 5x को गुणा किया मैंने तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा x जमा 5 से, यहाँ लिखते हैं 5x को मैं गुणा कर रही हूँ x जमा 5 से। तो कैसे करोगे? पहले 5x को गुणा करोगे x से, फिर जमा का निशान है, जमा डालोगे, 5x को गुणा करोगे 5 से। तो क्या आएगा? देखो यहाँ आएगा 5x का स्क्वायर, x की घातें जुड़ जाएंगी ना, गुणा हो रही है बीच में, तो 5x का स्क्वायर जमा 5 5 25x। अब ये जो आंसर मुझे मिला ये किस में मिला? द्विपद में मिला। एक द्विपद, दो टर्म्स मिली है ना, तो आंसर किस में मिला है मुझे? द्विपद में, ठीक है। एक पद और जब हमने द्विपद को गुणा करी तो आंसर हमारा किस में आया? द्विपद में। इसका हमें आंसर मिला बी, इसको सर्कल कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। निम्न में से कौन सही है? आपको यहाँ फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर का कैसा होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। गलत दिया हुआ है ना ये। यहाँ पे क्या होता है? जो 2ab है उसके साथ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। दूसरा है a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है? नहीं, हमने जो पढ़ा है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। ऊपर भी गलत दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। आगे देखें, अब a माइनस बी की होल स्क्वायर का यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, ये भी गलत है। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें तीनों में प्लस आता है, ऐसे होता। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपको, इसमें देखो पहले ये त्रिपद दिया हुआ है, फिर कोमा डला हुआ है बीच में, फिर ये त्रिपद दिया हुआ है और ये है, इनका योग बताना है हमें क्या होगा। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ a माइनस बी प्लस ए बी, अलग से भी पेपर पे दूंगी, यहाँ क्लियर ना नज़र आए तो पहले समझ लेते हैं। b प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए सी। देखो b से b कट गया, एक के साथ माइनस का साइन, एक के साथ प्लस का, तो ये जीरो हो गए, कैंसिल हो गए। ऐसे ही a के साथ a कैंसिल हो गया, एक प्लस में है और ये वाला माइनस में। क्या आंसर आया? c और c दोनों प्लस में है, देखो जुड़ गए। 2c यहाँ से आया प्लस ए बी, इधर से आया माइनस बी सी और माइनस ए सी। 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यहीं से पता लग रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 2c प्लस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी, पहले वाला है आंसर हमारा। ठीक है, पहले वाले पे हम सर्कल करेंगे। इसका सॉल्यूशन अब दिखा देती हूँ मैं अलग से पेपर पे। ये देखो ये पांचवा मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये कट किया हुआ है यहाँ से। छठा प्रश्न है, आपको गुणनफल निकालना है। एक दिया हुआ है 6a स्क्वायर माइनस 7b प्लस 5ab, ये दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है 2ab। इनको गुणा करके बताना है क्या आंसर आएगा। इसको कैसे करेंगे? देखो ये आपको गुणा करना था, ठीक है। जो 2ab और करके लिखा था उस 2ab को मैंने आगे लिख लिया और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। बीच में क्या है? गुणा का साइन होता है, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बीच में गुणा है, ब्रैकेट हो और बाहर आपको ये एक पद दिया गया है। तो 6a स्क्वायर को मैं 2ab से गुणा करूँगी, फिर घटा का साइन है, मैंने घटा का साइन लगाया, ठीक है। फिर 7b को 2ab से गुणा कर दिया, फिर जमा का निशान है यहाँ, तो यहाँ भी जमा का लगाया, फिर 5ab को 2ab से गुणा किया। ये क्या आया? 6 दूनी 12, इधर a की घात 2 है, इधर a की 1 है, तो 2 जमा 1 3 हो गई, गुणा में ऐड हो जाती हैं घातें। 2 जमा 1 a की क्यूब हो गया, यहाँ b आ गया। 7 दूनी 14 a
और b की यहाँ घात 1, यहाँ भी 1, दोनों जुड़ के b का स्क्वायर हो गया, प्लस 10, 5 दूनी 10, a की जुड़ गई घात a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। देखो 10 a का स्क्वायर लिखा हुआ है और b का स्क्वायर। यहाँ से आप छठा क्वेश्चन नोट कर लें। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3x जमा 4y का वर्ग क्या है? 3x जमा 4y, इसका आपको वर्ग निकालना है, स्क्वायर करना है। इसका मतलब फार्मूला लगा दो, a प्लस बी की होल स्क्वायर का, इसको a मान लो, इसको b मान लो। क्या होगा? 3x का स्क्वायर जमा 4y का स्क्वायर जमा 2ab होता है, a आपके पास 3x है और b आपके पास 4y है। ठीक है, यहाँ से आया 9x स्क्वायर जमा 4 चौक 16 y स्क्वायर जमा 2 तिया 6, 6 चौक 24 xy। तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर आ गया आपका, ये रहा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 xy। सी जो है आपका उत्तर हो गया। इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आंसर आपका आ गया सी। सी का हम सर्कल भर देंगे, यहाँ से नोट कर लो इसको। जो हमारा छठा क्वेश्चन चल रहा था उसका आंसर क्या था हमारा? 12a क्यूब b आया था माइनस 14ab स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर आया था, यानी कि b। जो छठे का आंसर है वो भी हमारा b था। ठीक है, और सातवें का आंसर हमारा c है, सॉरी सातवें का c। ये हो गए 7 तक। अब 8वां क्वेश्चन करते हैं हम। आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 का गुणनखंडित रूप, गुणनखंडित रूप निकालना है इसका हमें। देखो यहाँ ये सॉल्व किया हुआ है। आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, मैंने आपको बताया था इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। उसको बीच की टर्म को हम तोड़ते हैं इस तरीके से। जो मध्य हमें पद दिया होता है वो 10r दिया हुआ है। ठीक है, हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं कि हम जिन्हें गुणा करें तो पहली और तीसरी का गुणा करके आना चाहिए, यानी कि गुणा करने पर 21r स्क्वायर आए और हम जोड़ें या घटा करें तो माइनस 10r आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें नंबर ढूंढने होते हैं। तो मैंने यहाँ ढूंढे, मुझे मिला -7r और -3r। जब मैं इनको गुणा करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 21r का स्क्वायर, यही आ रहा है पहले और तीसरे को गुणा करके, और -7r और -3r। जब इनको हम जोड़ते हैं तो -10r, साइन माइनस का आता है ना, और वैसे ये जुड़ते हैं क्योंकि दोनों में माइनस है तो साइन माइनस का आता है, और वैसे इनमें ऐड होकर के 7 और 3 10 हो जाता है। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए 10r के, -7r और -3r। अब r कॉमन आ रहा है इन दोनों में, r बाहर रखा, अंदर क्या आया ब्रैकेट में r-7। ठीक है, वापस से गुणा करके देखो तो वही आ जाता है, r का स्क्वायर आ जाता है और -7r। इसमें क्या कॉमन आया? -3, फिर ब्रैकेट में आ गया r-7। यहाँ से ये r-7, यहाँ से भी r-7 कॉमन निकाल लिया, इधर बचा r-3, ये अलग ले लिया। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंडित रूप है। ये मैं इक्वल टू 0 करके, आपको पता है जब हम इनको व्यंजक, ये जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको जब हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाते हैं। अगर हमें r की वैल्यू निकालने को बोली जाती तो मैं r-7 को भी 0 रख देती, r-3 को भी 0, r की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3 आ जाती, दो वैल्यूज़ आ जाती। लेकिन हमसे सिर्फ इसका गुणनखंडित रूप पूछा है तो हम यही बताएंगे, ये इसका क्या है, यही पूछा। ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हुए हैं ना, तो ये गुणनखंडित रूप है इसका। ठीक है, r-7 और r-3, ये रहा इसका आंसर, r-7 और r-3 बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 आपको सॉल्व करने को दिया हुआ है, इनका मान क्या होगा। ठीक है, 7 की घात -1 दिया हुआ है ऐसे, और -8 की घात -1, फिर इसका ब्रैकेट लग के भी -1 है। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। फिर माइनस करके ये भी दिया हुआ है पूरा आपको, 3 की -1। ठीक है, इनको देख लेते हैं। ये देखो 7 की -1, जब भी किसी की घात माइनस में होती है तो वो प्लस में कैसे बनती है, उसका व्युत्क्रम करके, उसका रेसिप्रोकल जो हम बोलते हैं। 7 बटे में 1 है, 1/7 कर दो। ठीक है, 8 की घात -1 है तो 8 बटे में 1 है ना, 1/8 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो ये
जो घात होती है वो प्लस में आ जाती है। ठीक है, ये 7 की -1 है तो मैंने इसको 1/7 कर दिया। 8 की -1 है तो मैंने 1/8 कर दिया। माइनस अपने आप हट जाएगा। ऐसे ही 3 की -1 थी, यहाँ भी मैंने 1/3 कर दिया। 4 की -1 थी, मैंने यहाँ 1/4 कर दिया। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी -1 है तो वो अभी लगी हुई है यहाँ -1, और बीच में भी इनके माइनस का साइन है यहाँ, तो वो भी लगा हुआ है माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे 7 और 8 का। 8 7 56, 56 जब हमने किया तो 7 को 56 से भाग किया, 8 आया, तो इधर आ गया 8 घटा में 7। ठीक है, इनकी घात अभी भी -1 चल रही है इस तरह से। 4 और 3 का लघुत्तम लिया तो 12 आया, और इधर क्या आ गया 4 घटा में 3। ठीक है, और इधर भी घात क्या चल रही है -1। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 8 में से 7 गया, 1/56 घात -1। ऐसे इधर 1/12 घात -1। उसके बाद हमें इसकी घात जो माइनस में चल रही है इसको भी हमें प्लस में बनाना है, तो वही 1/56 है, 56/1 करके ये प्लस में बदल जाएगी। 1/12 है तो 12/1 करके ये प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, अब 56/1 तो 56 ही होता है, और ऐसे ही 12/1 भी 12 ही होता है। इनके बीच में घटा का निशान था, तो 56 घटा 12 44 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से इसको आप नोट कर लो। ये जो आंसर है इसमें ए जो है आप उसको सर्कल कर देंगे। आपका 10वां क्वेश्चन है, ये 44 इसका आंसर था, इसको सर्कल कर लेना। 10वां है, 1/10 की घात 0 क्या होती है। तो किसी की भी घात 0 हो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो आप में 10th का जो आंसर है आपके क्वेश्चन का वो सी हो गया, इसको आप सर्कल कर देंगे। किसी की भी घात 0 1 हो जाती है। ये असेसमेंट जो थी यहाँ कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।